Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss verb in parts of speech. देखिए फ्रेंड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने वर्ब को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके बाद में आज हम वर्ब के अन्य प्रकार को डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत जो हमने वर्ब के बारे में पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, देन हम वर्ब के प्रकार को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके लिए आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जो कि वर्ब से रिलेटेड है। आज हम इसको थोरोली देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में आखिर पढ़ा क्या था। देखिए, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड प्रोसेस, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन को यानी क्रिया को, स्थिति को या प्रक्रिया को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी वे वर्ड जो हमें एक्शन, स्टेट और प्रोसेस, क्या चल रहा है सेंटेंस में, उनको दर्शाएं, वो कहलाते हैं वर्ब। वर्ब के हमने टू टाइप देखे थे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का जो है हमने रिलेशन देखा था किसके साथ? टेंस, सब्जेक्ट एंड मूड के साथ। यानी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस से जुड़ी हुई होती है। जहाँ जहाँ भी आपको फाइनाइट वर्ब दिखेगी उस सेंटेंस में या उस वर्ड में आपको टेंस जरूर दिखाई देगा और इसका संबंध सब्जेक्ट से अवश्य होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है डोंट शो कॉन्कर्ड टू टेंस एंड सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस एंड सब्जेक्ट से अपना कॉन्कर्ड नहीं शो करती है। इसके बाद में हमने फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया था कि फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती है। तो हमने टू टाइप देखे थे इसके। पहला देखा था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट हमने देखा था प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब को हमने 24 टाइप की हमने हेल्पिंग वर्ब देखी। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने 3 टाइप देखी है, ये 11 होती है नंबर में। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो कितनी होती है नंबर में? तो 11 होती है। इसको 3 टाइप में देखा हमने, डू टाइप हेल्पिंग वर्ब, बी टाइप एंड हैव टाइप। डू टाइप में हमने देखा डू, डज एंड डिड। बी टाइप में हमने देखा इज, एम, आर एंड वॉज वर। एंड हैव टाइप में देखा हमने हैज, हैव एंड हैड। डू एंड डज जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जबकि डिड जो है पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इज, एम, आर को हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, वॉज वर को पास्ट फॉर्म में करते हैं, हैज, हैव को हम प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं एंड हैड को पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में हमने देखी मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है, जिसमें हमने देखे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर को हम सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। इनको सेमी मॉडल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि नीड एंड डेयर को हम मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करने के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से नीड एंड डेयर को सेमी मॉडल कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, यानी ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद क्या मिले? हमें ऑब्जेक्ट मिले, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट पाया जाना जरूरी नहीं होता, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हिंदी में बोले तो इसको सकर्मक बोलेंगे और इसको अकर्मक बोलेंगे, यानी जो अपने बाद कर्म यूज करे या फिर इनके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आए। अब देखिए ऑब्जेक्ट को, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा। पहला देखा मोनोट्रांजिटिव, देन डायट्रांजिटिव, नेक्स्ट था हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है, यानी मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके जो सिंगल ऑब्जेक्ट ले, यानी एक ही ऑब्जेक्ट उसके बाद पाया जाए। डायट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट हो, यानी 2 ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट हमने देखा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो इसमें यह होता है कि एक ऑब्जेक्ट के बाद में उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट पाया जाए, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पाया जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इसके देखिए हमने एग्जांपल्स देखे थे। पहला देखा दिस इज माई बुक, तो ये था हमारा मोनोट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। इसके बाद में सिंगल ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, तो इस यहाँ पर हमारे पास मोनोट्रांजिटिव वर्ब थी। आई गेव हिम अ फ्लावर। देखिए यहाँ पर गिव के बाद में 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हिम एंड अ फ्लावर। हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अ फ्लावर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गिव के बाद में हमें 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वर्ब कैसी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है।
नेक्स्ट हमने देखा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो देखिए इस सेंटेंस में वी इलेक्टेड हिम क्लास मॉनिटर। यहाँ पर हिम के बाद में हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में क्लास मॉनिटर जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज ये हिम की डिटेल दे रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और इस तरह से हमारी जो इलेक्टेड वर्ब है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। देखिए फाइनाइट वर्ब को हमने डिस्कस कर लिया था, फिर उसके बाद हमारे पास थी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने तीन चीजें देखी थी कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। जेरंड जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। एंड पार्टिसिपल ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इन्फिनेटिव को टू टाइप में हमने डिवाइड किया, बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी इसे वर्ब की बेस फॉर्म बोल दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो। तो वर्ब की बेस फॉर्म को हम बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज करते हैं। फुल इन्फिनेटिव अगर होता है तो बेस फॉर्म के साथ में टू पाया जाता है, यानी टू के साथ बेस फॉर्म अगर आपको कहीं दिखाई दे तो वो हो जाएगी फुल इन्फिनेटिव। जेरंड या वर्बल नाउन जो होता है वो वर्ब में आईएनजी फॉर्म में पाया जाता है। देखिए ये होती तो वर्ब जैसी दिखाई देती है लेकिन होती नाउन है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं जेरंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर हमने देखा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हमें क्या पाया जाएगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म पाई जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पाई जाएगी। एंड नेक्स्ट था परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम वर्ब के अन्य प्रकार को डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए वर्ब के प्रकारों में पहला है हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स, दूसरा टाइप है डायनेमिक वर्ब्स, थर्ड टाइप है लेक्सिकल वर्ब्स, नेक्स्ट इज डिलेक्सिकल वर्ब्स, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रेगुलर या वीक वर्ब्स, इर्रेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, इनकोहेटिव वर्ब्स, एंड एक है हमारे पास ऑपरेटर वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए ये सारी वर्ब्स जो है वर्ब के टाइप हमने देखे यहाँ, मिनिमम 11 टाइप हमने देखे वर्ब के। ये होते क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, डायनामिक वर्ब क्या होती है, लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, डिलेक्सिकल क्या होती है, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, रेगुलर, इररेगुलर, पॉजिटिव, इनकोहेटिव, ऑपरेटर और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये नाम याद कर लीजिएगा आप, और इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं अगर सेंटेंस में वर्ब दे दी जाती है एग्जाम के अंदर और पूछ लिया जाता है कि वर्ब कौन सी वर्ब है, लेक्सिकल है, स्टेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है, तो हम आंसर कर सकते हैं इजी वे में। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है, तो देखिए 5 टाइप की वर्ब होती है। पहले तो देख लीजिए स्टेटिव वर्ब्स की विशेषता होती क्या है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो स्टेटिव वर्ब है इनके बाद में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी जैसे सी वर्ब है हमारे पास तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते। स्टेटिव वर्ब जो है जो हमारे आईएनजी फॉर्म वाले टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उन टेंस में हम इन वर्ब का यूज नहीं कर पाते, यानी इन वर्ब्स में हम आईएनजी को नहीं जोड़ते हैं, इनको आईएनजी फॉर्म में जोड़कर यूज नहीं किया जा सकता। जैसे स्मेल में स्मेलिंग यूज नहीं कर सकते, टेस्टिंग, फीलिंग, फीलिंग का हम जब यूज करते हैं तो देखिए इसका एक कारण होता है, इन वर्ब में इन वर्ब के द्वारा अगर एक्शन करने के पीछे कोई कारण दिया जाता है या हमारा एफर्ट लगा हो तब हम इसमें आईएनजी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इन वर्ब में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। स्टेटिव वर्ब वो होती है जिनका यूज हम आईएनजी फॉर्म में टेंस में यूज नहीं कर सकते। अगर हम इन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं तो वहाँ पर वर्ब द्वारा जो है कोई ना कोई एक्शन, उस एक्शन को करने की कोई वजह, उसका उद्देश्य शो किया जाता है, तब हम इनमें आईएनजी का यूज करते हैं, अदरवाइज इनमें नॉर्मली आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। अब स्टेटिव वर्ब में 5 तरह की वर्ब्स हमें देखने को मिलती है। पहली होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वर्ब वो होती है यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो जुड़ी हो, जैसे सी, सी मीन्स देखना। अब ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आ जाता है हमारी, देखिए सूंघना, छूना, अ, सुनना, यानी हमारे जो कानों से, आँखों से, त्वचा से, जीभ से रिलेटेड है वो आ जाती है वर्ब ऑफ परसेप्शन।
तो देखिए सी हियर, स्मेल, टेस्ट, फील जो कि हार्ट से जुड़ी है, सी आईज से जुड़ी है, हियर कानों से जुड़ी है, स्मेल नाक से जुड़ी है, टेस्ट जीभ से, फील हार्ट से। तो ये जो पांचों वर्ब हमारे पास है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है जो कि ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी है, और इन्हें हम स्टेटिव वर्ब इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें आईएनजी का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ माइंड, यानी जो दिमाग से जुड़ी हो, जैसे याद करना, किसी को जानना, किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को भूल जाना। तो ऐसी वर्ब अगर आपको दिखाई दे तो होती वर्ब ऑफ माइंड, और वो वर्ब भी कैसी कहलाती है, स्टेटिव वर्ब। जैसे नो, रिमेम्बर, ये सब क्या है, वर्ब ऑफ माइंड। जैसे अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, जैसे फॉरगेट, ये सारी हमारी आ जाएगी वर्ब ऑफ माइंड में। देखिए मैंने लिखा नहीं है इसको डिटेल में क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम समरी वे में पढ़ना था। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब ऑफ इमोशन और फीलिंग, यानी जो भावनाओं से जुड़ी हो, जिसे किसी को कुछ देने की चाह हो, इच्छा हो, डिज़ायर हम दिखाएं, प्रेम हम दिखाएं, हेट हम दिखाएं। तो ये सारी आ जाएगी हमारी वर्ब ऑफ इमोशन और फीलिंग। जैसे विश, किसी चीज़ की इच्छा करना, वांट, किसी चीज़ को चाहना, डिज़ायर, किसी चीज़ की इच्छा, हो गई इच्छा वापस, लव, हेट, ये सारी हमारी आ जाएगी वर्ब ऑफ इमोशन और फीलिंग। फिर नेक्स्ट है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, यानी किसी की जैसे लगना, प्रतीत होना, अपीयरेंस मीन्स प्रतीत होना। तो देखिए अपीयर, सीम, रिजेंबल, लुक, ये सारी किस में आ जाती है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस में, और इन्हें भी हम स्टेटिव वर्ब्स में रखते हैं। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ पजेशन, यानी किसी के साथ संबंध दिखाना, जैसे हैज, दिखाते हैं ना संबंध, जैसे आई हैव अ कार, शी हैज़ अ बुक। तो ये हमारी हो जाती है पजेशन, यानी वो वर्ब जो किसी के साथ हमारा संबंध दिखाए तो वो हो जाती है वर्ब ऑफ पजेशन। जैसे बिलोंग, यानी ये भी बिलोंग जो वर्ब है ये भी किसी के साथ क्या दिखाती है, पजेशन को दिखाती है। हैव, हेड, रखना। कॉस्ट, देखिए कॉस्ट जो है इसको हम कीमत के संबंध में यूज करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इस स्वेटर की कॉस्ट 1000 रुपये है, रुपीज़ है। तो देखिए स्वेटर की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का संबंध स्वेटर से है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास वे मीन्स होता है वजन के संबंध में, यानी तोलने मापने के संबंध में, जैसे किसी चीज़ को मापना है यानी उसका कितना माप है। नेक्स्ट है हमारे पास मेज़र, ये क्षेत्रफल यानी दूरी को मापने के संबंध में। तो ये जितनी भी 5 टाइप की वर्ब हमने देखी, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ माइंड, वर्ब ऑफ फीलिंग और इमोशन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ पोजीशन, ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब होती है, और इन्हें स्टेटिव वर्ब इसलिए कहते हैं बिकॉज ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है, नॉन कॉन्क्लूसिव फॉर्म में हो यूज की जाती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, बिकॉज इनके बाद में हम आईएनजी फॉर्म वाले टेंस में इनको यूज नहीं करते हैं। अगर आईएनजी वाले टेंस अगर इनको हमें आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाना पड़े तो हम इन्हें क्या करते हैं, फिर ये वर्ब जो है अगर इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर लेते हैं तो ये डायनामिक वर्ब कहलाने लगती है। क्या कहलाती है, डायनामिक वर्ब। और ये डायनामिक वर्ब कहलाने के साथ साथ उस जो वर्ब है हमारी, वो एक्शन जो भी कार्य वहाँ उस वर्ब द्वारा हो रहा है तो उसका कारण बताएगी, उस वर्ब का उद्देश्य बताएगी, या उसका प्रयास जो भी उसमें लगा हो उन चीज़ों को दिखाएगी। तो ये हो जाती है फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं, और तब हम इनको टेम्पररी डायनामिक वर्ब कहते हैं। ओके, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। स्टेटिव वर्ब तब कहलाएगी जब हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं तो ये डायनामिक वर्ब कहलाती है। और ये जो डायनामिक वर्ब जब कहलाएगी, यानी जब भी हम इनमें आईएनजी का यूज करेंगे तो ये जो वर्ब है ये वर्ब द्वारा शो किए गए कार्य के करने के पीछे का कारण बताएगी, उसका उद्देश्य बताएगी कि किस वजह से यहाँ यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, दोज फाइनाइट मेन वर्ब विच गिव्स देयर मीनिंग, यानी ऐसी फाइनाइट मेन वर्ब जो कि अपना खुद का अर्थ देती है। फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर, मैंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो ये हमारी हो गई लेक्सिकल वर्ब, यानी इनका अपना मीनिंग है।
नेक्स्ट है डिलेक्सिकल वर्ब, दोज फाइनाइट मेन वर्ब विच डोंट गिव देयर मीनिंग, जो अपना अर्थ नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल द जज मेड द प्रिजनर फ्री, जज ने क्या कर दिया, कैदी को फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ लेक्सिकल और डिलेक्सिकल को अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो देखिए आई रोट ए लेटर, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, मेड यानी क्या होता है, बनाना। अब यहाँ हम ये जो वर्ब है इसमें तो ऐसे का ऐसे यूज कर रहे हैं ना कि मैंने एक पत्र लिखा, लेकिन यहाँ जो मेड वर्ब है इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से जो इसका प्रॉपर अर्थ है। जैसे मेक यानी क्या होता है, बनाना, तो हम यहाँ ऐसे थोड़ी यूज करेंगे इसको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि जज ने कैदी को फ्री बना दिया, फ्री थोड़ी बना दिया, फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। यानी वर्ब जो दिखाई दे रही है उसका अर्थ वो नहीं होता है, यानी उसके मीनिंग वो अपना नहीं देती है, वो कहलाती है हमारी डिलेक्सिकल वर्ब। और लेक्सिकल वर्ब होती है जिसका जो मीनिंग होता है वो सेम देती है। समझ में आ गया लेक्सिकल और डिलेक्सिकल में अंतर? यानी वे वर्ब जो अपना मीनिंग देती है वो कहलाती है लेक्सिकल, और जो वे वर्ब जो अपना अर्थ नहीं देती है, यानी अन्य ही अर्थ उनका निकलता है, तो वो कहलाती है डिलेक्सिकल वर्ब। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल वर्ब। रेसिप्रोकल वर्ब होती है जो किसी के साथ संबंध दिखाएं, यानी अकेले उस काम को नहीं किया जा सकता, उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे फाइट, फाइट जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि अकेले फाइट नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल, इक्वल जो वर्ब है, जैसे समान, तो समान कब दिखोगे, समान कोई चीज किसी के समान तब होगी ना जब एक और उसके साथ होगी, यानी उसका संबंध किसी और के साथ दिखाएंगे। जैसे लुक, जैसे मैं कहूँगी वो उसकी जैसे दिखाई देता है, तो उसका जैसा दिखने के लिए एक और इंसान का होना जरूरी है, किसी पर्सन का होना जरूरी है। लाइक यानी के जैसा, मीट किसी से मिलना, मिलोगे अकेले अकेले खुद से थोड़ी मिलोगे, सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ऐसी वर्ब जिसमें अन्य व्यक्ति का या अन्य वस्तु का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल वर्ब, यानी जिस उसमें संबंध होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वो होती है, देखिए रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होती है जो हमेशा ट्रांजिटिव यूज की जाती है, यानी इनके बाद में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, और अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमें इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होती है, देखिए रेसिप्रोकल तो क्या होती है जिसमें दो एजेंट का होना जरूरी हो, दो पर्सन का होना जरूरी हो, है ना, वो होती है रेसिप्रोकल, यानी अकेले के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। और रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होती है जिसमें कर्म का होना जरूरी हो, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो, यानी ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट जरूर से जरूर लेती ही है, बिना ऑब्जेक्ट के इन वर्ब को यूज नहीं किया जा सकता। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ता है, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ। अगर इसके बाद में मी अगर नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ माई सेल्फ ऑब्जेक्ट का यूज, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा एज अ ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में हमारी आती है प्रेजेंट, प्रेजेंट, हर्ट, HURT, हर्ट, ये HURT, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, रिजाइन, ये सारी की सारी कैसी वर्ब है, हमारी रिफ्लेक्सिव वर्ब, क्योंकि इनके बाद में क्या होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट इनके बाद नहीं होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट, हर्ट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, रिजाइन, एब्सेंट भी होता है, इंट्रोड्यूस होता है, अप्लाई होता है, ये अवेल होता है, इन सब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट पाया जाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है तो इनके बाद हमको क्या यूज करना पड़ता है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, मैं क्लास से कल क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। एंजॉय को ले लीजिए आप, आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने क्या एंजॉय की, पार्टी एंजॉय की। अब देखिए एंजॉय के बाद में आपको क्या मिल रहा है, द पार्टी, द पार्टी हमारा क्या है, क्या है,
ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसी सेंटेंस को यूज करूँ, वी एंजॉयड एट द नाइट, हमने रात में एंजॉय किया, तो वी एंजॉयड एट द नाइट, अगर ये सेंटेंस ऐसे है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूज एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, वी एंजॉयड अवर सेल्स एट द नाइट, हमने अपने आप को क्या किया, आनंदित किया रात्रि में। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब। यानी इन वर्ब के बाद में हम बोलते हैं ना, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने अपने आप को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। आई रिजाइंड माई सेल्फ, मैंने खुद ही क्या दिया, त्यागपत्र दिया। तो ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव वर्ब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है एज अ ऑब्जेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है रेगुलर या वीक वर्ब। रेगुलर या वीक वर्ब क्या होती है, फाइनाइट मेन वर्ब जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म डी, ईडी या टी जोड़कर नहीं बनाई जाए तो वो कहलाती है हमारी रेगुलर या वीक वर्ब। जैसे होती है ना हमारे पास वर्ब, जैसे कट वर्ब है, तो कट के बाद में हम ना डी जोड़ते हैं, ना ईडी जोड़ते हैं, ना ही टी जोड़ते हैं। कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, कट कट कट, शट शट शट, बंद करना। तो ऐसी वर्ब जिनको हम ये सब जोड़कर उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाते हैं, सॉरी 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 मैंने रॉन्ग बोल दिया, वो फाइनाइट मेन वर्ब जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म डी, ईडी या टी जोड़कर बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, रेगुलर या वीक वर्ब कहलाती है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ब है, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी होगी तो हम क्या जोड़ेंगे, इसमें ईडी जोड़ेंगे ना, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। अब देखिए ये जो हर्ट वर्ब है, ये हर्ट हमारी आएगी इरेगुलर में, क्योंकि हर्ट वर्ब के बाद में हम क्या डी, ईडी और टी जोड़कर इसको सेकेंड और थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं बनाते हैं। अब एंजॉय जो है, एंजॉय हमारी रेगुलर या वीक वर्ब है, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, क्या जोड़ रहे हैं इसके बाद, डी। रिजाइंड, इसके बाद में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ईडी। आ रहा है आपके समझ में। जैसे लुक है, लुक के बाद में भी क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, ईडी। समझ आ गया आपको। देखिए यहीं से समझ लीजिए आप इस रेगुलर को और इरेगुलर को। ऐसी फाइनाइट मेन वर्ब जिनके बाद में डी, ईडी या टी जोड़कर बनाया जाए तो वो तो कहलाएगी रेगुलर या वीक वर्ब। जैसे प्रेजेंट में ईडी जोड़ना पड़ता है, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। एंजॉय में जोड़ना पड़ता है, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। इंट्रोड्यूस्ड में डी जोड़ना पड़ता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। रिजाइन में ईडी जोड़ना पड़ता है, रिजाइन, रिजाइंड, रिजाइंड। और ऐसे इधर देखिए लुक, लुक में जोड़ना पड़ता है ईडी, तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो ये होती है हमारी रेगुलर या वीक वर्ब। और इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होती है जिनके बाद में हमें डी, ईडी या टी जोड़कर उनको नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है हर्ट, हर्ट की हर्ट, हर्ट, हर्ट। कट, कट, कट। शट, शट, शट। फाइट, फोर्ट, फोर्ट। देखिए एक वर्ब है हमारे पास यहाँ फाइट, तो फाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्ट, फोर्ट। ऐसे मीट की मीट, मैट, मैट। आ रहा है समझ में। तो ये हमारी हो जाती है इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में चार ही वर्ब्स होती है, वो होती है हमारी मेक, कीप, गेट और हैव। इन वर्ब को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए पॉजिटिव वर्ब इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एजेंट द्वारा जो भी काम किया जाता है उसके लिए उस एजेंट को रिस्पॉन्सिबल उस वाक्य में नहीं होता है। यानी ये वर्ब पॉजिटिव इसलिए कहलाती है क्योंकि जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो उस काम करवाया जाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी काम कोई और कर रहा होता है जबकि उसका एक्शन किसी और द्वारा शो किया जाता है। जैसे हम यूज करते हैं कि मैंने अपने बाल कटवाए। अब बाल कटवाते हैं तो इसमें, तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो मैंने अपने बाल कटवाए, तो जो सब्जेक्ट होता है इसमें उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। देखिए बाल काटने का काम कोई और करता है लेकिन कह रहा कौन है, मैं। तो बाल कटवाए, आपने कटवाए, बट काटने का काम जो है किसी अन्य द्वारा किया जा रहा है। तब हम इस वर्ब का यूज करते हैं, इन वर्ब्स का यूज करते हैं, मेक, कीप, गेट, हैव। अब देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाए तो ऐसे बन जाएगा ना, आई मेड कट माई हेयर। यानी मैंने अपने बाल कटवाए, यानी काम तो किसी और द्वारा किया जा रहा है।
यानी हम किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम करवाएं तो वहाँ हम यूज करते हैं इन वर्ब्स का, और इन्हें हम कहते हैं कॉजिटिव वर्ब। मैंने अपने बाल कटवाए, आई मेड कट माई हेयर, मैंने अपने बाल कटवाए। इसको हम देखिए मेड वर्ब जो है, मेक की सेकंड फॉर्म बनाई हमने मेड, और हम किसी और से करवा रहे हैं, इस वजह से इसे हम कह देंगे कॉजिटिव वर्ब। यानी इस काम के लिए खुद सब्जेक्ट जो है जिम्मेदार नहीं है, इस वजह से ये हो गई हमारी कॉजिटिव वर्ब, मेक कीप गेट हैव। एग्जाम्पल ये हमारे हमारे पास है कि मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, किसी और से करवाया आपने अपना काम, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव वर्ब में। नेक्स्ट है इनकोहेटिव वर्ब्स, वर्ब्स दैट डिनोट द चेंज इन फाइनल स्टेट और द बिगिनिंग, यानी ऐसी वर्ब जो कि अंतिम, इनकोहेटिव वर्ब्स वो होती है वर्ब दैट डिनोट द चेंज इन फाइनल स्टेट, जो कि अंतिम अवस्था में क्या दर्शाए, चेंज को दर्शाए, और द बिगिनिंग ऑफ चेंज, या शुरुआत में जो भी चेंज हो रहा है उसको दर्शाए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, यानी बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता जा रहा है। अब देखिए वो क्या था, चमकीला था, और इसको ज़्यादा दिखाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, गेट वर्ब का यूज कर रहे हैं, यानी इसकी स्टेट को बताने के लिए, यानी वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जा रहा है, चमकीला होता जा रहा है। मान लो जैसे अंधेरे, और ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गेट, इट इज़ गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्राइटर हो रहा है। या इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। यानी पहले ही क्या हो रहा था, ब्राइट हो रहा था, फिर और ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्राइटर हो रहा है, यानी इसकी इसकी जो फाइनल स्टेट थी ब्राइट होने की, उससे उसमें भी चेंज हो रहा है। तो ये हो गई हमारी इनक्वेटिव। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेटर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो ऑपरेटर वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं उन्हीं को हम ऑपरेटर या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे डू डज डिड इज ए मार वॉज वर हैज हैव हैड विल शैल विल बी शैल बी विल हैव बीन शैल हैव बीन, ये सारी हमारी क्या है, ऑपरेटर या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? ऑपरेटर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में हम टेंस वाली वर्ब्स को रखते हैं। तो ये था हमारा वर्ब का चैप्टर, वर्ब का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि मैम ये चीज़ें यहाँ सही है। अगर आपको कुछ गलती नज़र आती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि मैम इसको यहाँ सुधार किया जाना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला सेशन इससे भी बेटर हो। अ, अगर वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।